हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेशन 8 स्टार्ट होना है, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षा में ही आए हैं। पूरे क्वेश्चन जितने अभी तक हमने बताए हैं वो पेपरों से ही निकाल के हमने आपको बताया है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठा के देखे हैं, उन्हीं से हमने क्वेश्चन निकाल के आपको दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेशन 8 स्टार्ट होने जा रहा है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। यानी लेंस लेंस होता है जो लेंस, ठीक है, जिससे चश्मा बनाया जाता है। तो लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर से मापी जाती है। आपने देखा होगा जो चश्मा बनता है उसमें बता देते हैं 0 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, है ना, 2 डायोप्टर। तो इस तरह से आपके जो चश्मा बनता है वो डायोप्टर में ही मापा जाता है। तो जो लेंस होता है उसकी क्षमता यानी उसकी शक्ति किससे मापी जाती है, तो डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का मापक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है डायोप्टर। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, क्या है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15। अगर किलोमीटर में बात करता है तो यही रहेगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर में जब बात करेगा, किलोमीटर में बात करेगा तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, यानी बताया गया है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े, और 46 क्रोमोसोम, मतलब संख्या की बात करें तो 46, जोड़ों में बात करें तो 23। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखो, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दाब मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मैनोमीटर का। दाब मतलब होता है प्रेशर, दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर मापने के काम में आता है आपका मैनोमीटर। क्या होता है, मैनोमीटर से दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, यानी एक वस्तु है उसका जड़त्व जो होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु है उसके द्रव्यमान पर उसका जड़त्व निर्भर करता है। क्लियर हुई बात की नहीं। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग जो है वो आप शरीर में जो है किसी व्यक्ति के अगर होता है तो वो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्लियर हुई बात। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है। अगर क्वेश्चन आता है कभी कि जो चूना पत्थर होती है, चूना पत्थर जो है वह किस तरह की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है आपकी चूना पत्थर। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात कि नहीं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग, यानी हवा जो है, हवा में ध्वनि का वेग आपको बताना है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड आपको बताना है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड आपको बताना है। तो ध्वनि का वेग बताना है आपको, तो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है। ठीक है, अगर यही स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, प्रकाश की चाल की बात करें, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। और स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है। यानी मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपको बताना है।
तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। ठीक है, मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaOCl2। क्लियर हुई? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कौन सा रंग, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग जो होता है यह दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। क्या है इस प्रश्न में बच्चा? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग जो होता है वो दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। ठीक है, पीला रंग जो है दिए में अधिक देखा होगा ज्यादा दिखता है, वो चीज बता रहा है ये यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, माचिस उद्योग, यहाँ पर उद्योग होगा बच्चा, माचिस उद्योग। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, यानी जो माचिस जहां पर बनते हैं या माचिस के उद्योग जो हैं वहां पर किस चीज का प्रयोग होता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाने वाला, ये अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है जाने वाला। किस मतलब माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन का नाम, तो पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट जो है ये माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह ओम में मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या है? ओम है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है यानी किससे मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? रजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, रजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई बच्चा ये बात। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन जो है ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, एथिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, तो चांदी का जो है Ag होता है। वैसे सोने का अगर बोल दे, सोने का प्रतीक क्या है? सोने का होता है Au। ठीक है, चांदी का होता है आपका Ag। वैसे ही सोने का होता है Au। अगर कह दे लोहे का, तो लोहे का जो प्रतीक है वो है Fe। क्या है? Fe। चांदी का Ag, सोने का Au, लोहे का Fe। क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न देखो बच्चा, अगला प्रश्न बताया गया है कि जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची उसकी होगी। अब पूछा जा रहा है आपसे कि जितनी ऊंची आवाज है उसमें उतनी ही ऊंची क्या हो सकती है? तो उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? यानी आवृत्ति होगी, उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। क्लियर है बात? अगला प्रश्न देखो बच्चा क्या है? अगला प्रश्न है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो गामा किरणें जो हैं वो आपकी सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं, गामा किरणें। क्लियर हुई बात? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है किसके इलाज में कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी जो होती है किस इलाज में काम आती है? आपके कैंसर के इलाज में काम आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है? अगला प्रश्न है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, यानी हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा क्या है हमारा? अगला प्रश्न है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष, यहाँ पर होता है मनुष्य के जो आंख में बीमारी होती है, एक हो जाता है निकट दृष्टि दोष, एक हो जाता है निकट दृष्टि दोष, एक हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं
निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूसरा एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जिसे निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं हम लोग मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, साइटेडनेस, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। क्लियर है बात। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को केवल मायोपिया कहा जाता है, इंग्लिश में आए तो शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया को कहा जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या है बच्चा, अगला प्रश्न है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज जो है ये किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की मात्रक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किससे मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज में मापा जाता है किसको, आवृत्ति को। क्लियर हुई बात। हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है, आवृत्ति का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, यानी जो एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों वैल्यू समान होते हैं, ठीक है। तो यानी उसके पैमाने का मान जो है समान होता है सेंटीग्रेड पे और फ़ारेनहाइट पे, तो -40 डिग्री तापमान ऐसा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। क्लियर हुई बात बच्चा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुई बात। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताया गया है फ्रायड का संबंध किससे है, फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है, फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो यूरेनियम जो है आपका परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो यहीं से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन या नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।